जी के महावीर की जो बुक की सीरीज़ चल रही है उसका हम आज चैप्टर 5 करेंगे। इसमें हम मध्य प्रदेश की जलवायु का प्रादेशिक वितरण पढ़ेंगे और इससे पहले के 4 चैप्टर पिछले वीडियोस में कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है आपके 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो वो आप बताएंगे कि आपके जो हैं अक्षांशीय है कि धरातलीय है कि समुद्र तल से दूरी है, तो ये सभी इसमें आ जाते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु उसकी अक्षांशीय धरातलीय स्वरूप तथा समतल रूप से दूरी भी भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। नर्मदा घाटी की जलवायु कैसी है, तो नर्मदा घाटी की जलवायु जो है आपकी ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म व शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी होती है। कौन सी मानसून से मालवा के पठारी प्रदेश में वर्षा होती है, तो मालवा के पठारी प्रदेश में वर्षा जो है अरब सागर से आने वाले दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। मालवा का पठार आपके दक्षिण में पड़ता है। ऐसे मान लीजिए आपका एमपी है तो मालवा का पठार आपके ऑलमोस्ट इधर पश्चिम की तरफ पड़ता है, तो इधर से जो हवाएं आती हैं ये हवाएं जो है आपकी अरब सागर की हवाएं रहती हैं, तो वहीं से ये मालवा के पठार में वर्षा होती है। मध्य भारत के पठार में कम वर्षा होने का कारण क्या है। मध्य भारत के पठार में कम वर्षा क्या होता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो हवाएं होती हैं उनकी आर्द्रता कम हो जाती है, उस वजह से यहाँ कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के पठार तक दक्षिण पश्चिमी मानसून के पहुँचने तक उसकी तीव्रता कम हो जाने के कारण मध्य भारत पठार में कम वर्षा हो पाती है। प्रदेश के वार्षिक एवं दैनिक तापांतर में अधिक अंतर होने का क्या कारण है। ये वार्षिक और दैनिक तापांतर में अधिक अंतर होने का कारण है समुद्र तल से दूरी। फिर है आपका किस माह से सूर्य उत्तरायण होता है। सूर्य उत्तरायण होते ही मध्य प्रदेश का तापमान बढ़ने लगता है। देखो मध्य प्रदेश जो है वो आपके पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश में है, तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी और ज़्यादा मध्य प्रदेश की तरफ, तो आपका गर्मी बढ़ेगी मध्य प्रदेश में। और आपके यहाँ गर्मी कब से बढ़ती है आप सबको ही पता है, तो ये मार्च से बढ़ती है। तो मार्च माह से जो है सूर्य के उत्तरायण होते ही साथ ही तापमान अत्यधिक बढ़ने लगता है और मई तक पहुँचते पहुँचते तापमान जो है 45 के आसपास तक पहुँच जाता है। किस माह में आकाश स्वच्छ होता है और तापमान में हल्की सी वृद्धि होती है, जिसे द्वितीय ऋतु या सेकेंड समर कहते हैं। किस माह में ऐसा होता है कि आपकी जो है दोबारा से, तो आप लोगों ने सुना होगा लौटता हुआ मानसून कहा जाता है इसे, कि आपका मान लीजिए ये अगर इंडिया है तो आपका लौटता हुआ मानसून जो होता है तो उसमें हवाएं इधर से आती हैं, ठीक है। और जब वो इधर से हवाएं आपकी आती हैं तो वो मध्य प्रदेश के भी कुछ पार्ट को पर बारिश करती हैं, ठीक है। तो और तमिलनाडु में इसी टाइम पर जो है आपकी बाढ़ वगैरह आती है, ठीक है। तो ये कब होता है, ये घटना आप अगर याद करोगे तो आपको याद आएगा कि ये सितंबर अक्टूबर में होता है। वर्षा ऋतु समाप्त होते ही आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान से हल्की सी वृद्धि होती है, जिसे द्वितीय समर कहते हैं। ऐसा सितंबर अक्टूबर में होता है, जिसे अक्टूबर हीट कहते हैं। प्रदेश में अधिकांश वर्षा जून से सितंबर तक होती है। ये वर्षा उन हवाओं से होती है जिन्हें क्या कहते हैं, जो प्रदेश की अधिकांश वर्षा है जून सितंबर माह में के दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्रदेश में जो अधिकांश वर्षा है ये कब हो रही है, आपकी जून सितंबर माह में हो रही है। मैक्सिमम बारिश तो जून से लेकर सितंबर के बीच में ही हो जाती है ना। और ये क्यों होती है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बारिश होती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कि प्रदेश के पूर्वी भाग में वर्षा किस मानसून से होती है। तो प्रदेश की जो पूर्वी भाग है तो उसमें वर्षा ऑब्वियस सी बात है जो पूर्व में पड़ेगा, तो अरब सागर तो आपका पश्चिम में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी आपका पूर्व में पड़ेगा, तो इसी से बारिश होगी। देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है कि प्रदेश के पूर्वी भाग बघेलखंड के पठार सतपुड़ा पूर्वी क्षेत्र पर बंगाल की खाड़ी के मानसून द्वारा वर्षा होती है। ऐसा सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के द्वारा लाई गई हवाओं से सर्वाधिक वर्षा होती है और ये जो है पूरे एमपी का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा का औसत कितना सेंटीमीटर है। तो प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा का, उत्तर में आप जाओगे तो आपकी बारिश कम होती जाती है, तो आपका इसका आंसर होगा 50 से 75 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रदेश के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम अभी हमने देखा था, ये आपका जो है पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि ये मैदानी भाग है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है।
जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है मध्य प्रदेश को। उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र और नर्मदा घाटी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को समजलवायु कहा जाता है? किस क्षेत्र की जलवायु को समजलवायु कहा जाता है? आप खुद ही लॉजिक से बताओ। विश्व की सर्वाधिक सबसे अच्छी जलवायु ह्वेनसांग ने किसे कहा था? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा लो नहीं जाता है, इक्वल रहता है, अच्छा रहता है। तो ये आपका मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश का मालवा का पठार समजलवायु प्रदेश है। यहाँ गर्मियों में ना अधिक गर्मी होती है और ना सर्दियों में अधिक ठंडक होती है। मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जो ऋतुएं हैं उन्हें अन्य नामों से क्या क्या कहते हैं? तो देखिए, यूनाला आपकी बारिश नहीं सॉरी यूनाला आपकी गर्मियों को कहते हैं, चौमासा आपकी बारिश को कहते हैं और सियाला आपकी सर्दी को कहते हैं। चलिए देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला, वर्षा को चौमासा और शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है। याद रखना बहुत ईजी है। मैंने ऐसे याद किया था कि ग्रीष्म ऋतु में आपका पसीना जो है वो ऐसे बहता है ना, जैसे कि नल से पानी बह रहा हो, तो यूनाला याद हो जाएगा। वर्षा चौमासा तो सबको पता ही होता है, चौमासा चल रहा है, सब बहुत नॉर्मल है। और शीत में सा से शीत शुरू होता है और सियाला भी शीत से शुरू होता है। ठीक है। सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? सूर्य के 21 मार्च से उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश का पठार, उसमें ग्वालियर, मुरैना, दतिया सम्मिलित हैं, में तापमान में वृद्धि होती है। जैसे आपका जो सूर्य है वो उत्तरायण होगा 21 मार्च से, तो ऑब्वियस सी बात है, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो तापमान में वृद्धि ही तो होगी, कोई कमी थोड़ी ना होगी सूर्य के आने से। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ऋतु संबंधी जानकारी जुटाने वाली वेधशाला आपकी कहाँ है फ्रेंड्स? इंदौर में है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऋतु संबंधी जानकारी एकत्रित करने वाली वेधशाला आपकी इंदौर में स्थापित है। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस तरह मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर जो है मार्च माह में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? तो ये आपका मार्च माह में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है मध्य प्रदेश में, दैनिक तापांतर। ठीक है। निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? तो ये आपकी कहाँ होती है? विंध्य प्रदेश में होती है दोनों मानसूनों से वर्षा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? सबसे कम वर्षा जो है आपके भिंड के गोहद में होती है। ठीक है। 55 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है तथा सर्वाधिक वर्षा आपके पचमढ़ी में दर्ज की जाती है, 213.3 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? लगभग औसत वार्षिक वर्षा जो है ये आपकी 112 सेंटीमीटर होती है। मंडला व बालाघाट में औसत वर्षा जो है आपकी 172.4 से 65 सेंटीमीटर तथा सीधी तथा सीमावर्ती क्षेत्र में 165.1 सेंटीमीटर। मालवा व बुंदेलखंड पठार 76 से 114 सेंटीमीटर। ग्वालियर, मुरैना, भिंड व शिवपुरी में 62.5 से 114.3 सेंटीमीटर। खरगोन, धार, झाबुआ, रतलाम व मंदसौर में 76.2 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? मध्य प्रदेश में बंजर भूमि का प्रतिशत है 21.75 और से यह अधिकतर प्रदेश के 17 जिलों में है। कहाँ पर? बंजर भूमि प्रदेश के 17 जिलों में है आपके। इसमें मुख्यतः आपका टीकमगढ़, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, शाजापुर, रतलाम, गुना, भिंड, श्योपुर, मुरैना, नरसिंहपुर और राजगढ़ हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है। प्रदेश में सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक गर्म क्षेत्र जो है आपका ग्वालियर डबरा क्षेत्र है। और मार्च माह में सूर्य के उत्तरायण होते ही संपूर्ण प्रदेश में तापमान दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। मार्च से जून तक मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में औसत तापमान अधिकतर 42 हो जाता है। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खान निम्नलिखित में से किस चट्टानी क्षेत्र में है? पन्ना की जो आपकी खान है ये आपकी कडप्पा शैल समूह के उत्तरी तह विजावर सीरीज के नाम से जानी जाती है, जिनमें बालुका पत्थर, हॉर्नस्टोन, हेमेटाइट, क्वार्ट्स तथा चूने के पत्थर की तहें मौजूद हैं। इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना तथा ग्वालियर के निकट प्राप्त होती हैं तथा इनमें ज्वालामुखी विवेदों पर हीरे मिलते हैं। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट पैमाने में एक जैसे मान प्रदर्शित होगा। किसमें होगा ये आपका? -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक जैसा मान प्रदर्शित होता है। मालवा के पठार की जलवायु को विश्व में सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा था? ये आपके ह्वेनसांग ने कहा था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया था। नहीं,
फायान ने कहा था, सॉरी फ्रेंड्स मैंने गलत बोल दिया, हुएनशांग तो आपके हर्षवर्धन के समय आया था, और जो फायान है ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, और इसी ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी जलवायु कहा था। मध्य प्रदेश की जलवायु है, मध्य प्रदेश की जलवायु जो है कैसी है आपकी, मानसून प्रकार की है, सॉरी मेरा माइंड एक्चुअली जल विभाजक रेखा निम्न में से कहलाती है। जल विभाजक रेखा आपकी कौन सी कहलाती है, ये आपकी 73 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। पूर्वी से पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य स्थित 73 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को प्रदेश की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ये रेखा प्रदेश के सीधी जबलपुर सिवनी से गुजरती है। निम्न में से कौन सी जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, जिसके कारण सभी प्रकार की जलवायु का प्रभाव प्रदेश पर पड़ता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। सूर्य की किरणें निम्न में से किस रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश में गर्मी अधिक होती है। सूर्य की किरणें आपकी कौन सी, मध्य प्रदेश से कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा निकलती है, तो उसी की बात होगी यहाँ पर। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में तापमान में वृद्धि हो जाती है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान आपका गंज बासौदा को माना जाता है। हालांकि इससे ज़्यादा तापमान वाला स्थान आपका बड़वानी और खजुराहो को भी माना जाता है, लेकिन आपको गंज बासौदा विदिशा में जो पड़ता है, और यहीं पर आपका गंज बासौदा विदिशा में आपका वनस्पति घी की इकाई भी लगी हुई है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपके लौटने वाली वर्षा जो होती है इसे कहा जाता है मावट। मध्य सर्वाधिक सर्दियों में होने वाली वर्षा जो होती है ये मावट कहलाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मध्य प्रदेश के किस पठार पर स्थित है, तो ये आपका पचमढ़ी है सर्वाधिक आपका वर्षा वाला स्थान, और इसमें ऑप्शन मध्य भारत का पठार रीवा, पन्ना, मालवा, सतपुड़ा, इनमें से सतपुड़ा का पठार है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है, जहाँ पर 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में स्थित है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय कौन सा है, तो सर्दियाँ कब होती हैं आप सभी को पता होगा, अच्छे से स्वेटर पहने हैं। नवंबर से फरवरी तक होती हैं सर्दियाँ, एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं भाई। फिर आता है आपका कि मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है, तो ऋतु वेधशाला हमने पहले भी देखा था आपका इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी मैदान है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, मध्य का नर्मदा घाटी है, कैमूर पठार व सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, विंध्य पर्वत क्षेत्र है, ग्रिड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, सतपुड़ा पठार है, मालवा पठार है, झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र है, और निमाड़ क्षेत्र है। ये आपके 11 क्षेत्र हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2 आपके छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं, छत्तीसगढ़ उत्तरी पहाड़ी मैदान और छत्तीसगढ़ का मैदान। फिर आपका आता है नर्मदा घाटी, मध्य नर्मदा घाटी। फिर आपका जो कैमूर पठार जो है ये आपका विंध्य में बढ़ता है, और सतपुड़ा पहाड़ियाँ नीचे नर्मदा के दक्षिण में, ठीक है। और विंध्य पर्वत क्षेत्र है आपका। फिर आपका ग्रिड क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, सतपुड़ा पठार है, मालवा है, झाबुआ पहाड़ियाँ हैं, निमाड़ है,